हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरबी मिश्रा, माई यूट्यूब चैनल इज फिजिस्ट्रिक। आज का मेरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। नॉर्मली इस टॉपिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। लाइक तुम देखोगे क्वेश्चन, अगर आप एग्जाम्पल 2.5 भी करोगे तो उसमें तुम्हें पूछेगा वर्क डन कैलकुलेट करिए, देन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करिए। तो वहां पर आप देखोगे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है। तो ये तो नॉर्मली हम लोग याद कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, बट ये होता कैसे है, इस चीज को हमें समझना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। लाइक हमने यहाँ ग्राउंड लिया, एकदम बेसिक मैं समझाऊंगा, इससे आपको क्लियर भी हो जाएगा कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। जैसे लाइक ये हमने ग्राउंड लिया और एक ब्लॉक को यहां से मैं कैरी कर रहा हूं, कोई भी बॉडी को हमने कैरी किया, यहां से यहां ले गए, यहां से यहां लेकर जा रहे हैं, मैक्सिमम हाइट तक हम इसको कैरी करके ले आते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। मतलब एक्सटर्नल एजेंसी क्या है, हमारा हैंड है, जिसके थ्रू हम कैरी कर रहे हैं। तो एक हाईएस्ट पॉइंट ऐसे आएगी, जिस पॉइंट पर आकर अब ये बॉडी रुक गई। इसका मतलब क्या है, यहां पर एक्सटर्नल एजेंसी मैक्सिमम इस ब्लॉक को यहां तक कैरी करके लाए। लाइक इस पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है, और ये एक्सटर्नल एजेंसी किसके अगेंस्ट में कैरी करके ला रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। मीन्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड ये कैरी करके ला रहे हैं। अगर हमने यहां से इस बॉडी को अगर हम रिलीज करते हैं तो लाइक इस पॉइंट पर आकर वेलोसिटी v की वैल्यू, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज मीन्स इस पॉइंट पर आकर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गई बाय एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी ने मैक्सिमम वर्क डन करके इस ब्लॉक को यहां से यहां तक लेकर आया। लाइक इस पॉइंट पर आकर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो यहां पर अगर हम टोटल एनर्जी देखेंगे तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इस ब्लॉक को हमने एक्सटर्नल एजेंसी को पुल कर लिया, मतलब हमने इस ब्लॉक को यहां छोड़ दिया, मतलब रिलीज कर दिया, तो इस ब्लॉक क्या होगा, नीचे की ओर मूव करेगा, नीचे की ओर मूव करेगा। तो जैसे जैसे नीचे आएगी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, मतलब हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। बट दोनों का सम कंजर्व है। अगर हम पोटेंशियल टोटल एनर्जी देखें तो पोटेंशियल अगर डिक्रीज है तो काइनेटिक इंक्रीज होगा, बट दोनों का सम एक कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब हो गई कंजर्व। तो हम यहां पर ये बता सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण ये पुल हो रहा है, मतलब ग्रेविटी इसको पुल करके ला रहा है और हर जगह पर एनर्जी कंजर्व है। इट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स इज द कंजर्वेटिव। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है तो ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1m2/r²। केवल हम मास को रिप्लेस चार्ज से ही तो कर रहे हैं, एंड दिस इज आल्सो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो द कंजर्वेटिव फोर्स। सेम हम दूसरे केस अगर हम स्प्रिंग के लिए लेते हैं, लाइक ये स्प्रिंग और इस ब्लॉक को, इस स्प्रिंग को इलोंगेट करते हुए ब्लॉक को हमने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां प्रोवाइड किया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गए इसमें मैक्सिमम एनर्जी हमने स्टोर करा दिया, स्टोर हुई है एनर्जी। अदरवाइज नॉर्मल पोजीशन पर होता तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती। तो मैक्सिमम इलोंगेशन मींस यहीं तक ये ब्लॉक इलोंगेट कर सकता है। इसका मतलब यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। जैसे एक्सटर्नल एजेंसी, क्योंकि कैसे कैरी करके ला रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी।
जैसे एक्सटर्नल एजेंसी रिमूव होगा ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, अब जैसे इसे मूव करेगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाएगा, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगा। तो किस फोर्स से टोटल एनर्जी कांस्टेंट हो रहा है? स्प्रिंग से। मींस स्प्रिंग फोर्स इज आल्सो ए कंजर्वेटिव। Spring force is also a conservative force। तो कंजर्वेटिव में हमें कौन कौन सा फोर्स आया? एक तो आ गए फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा हमने लिया स्प्रिंग फोर्स, and third is electrostatic force। These three are the conservative। यहां से आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का आपको आइडिया मिल गया। नेक्स्ट हम आ जाएं, अब हम बताना चाहते हैं तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन कैसे नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी में आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा। लाइक नॉर्मली हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। अब विदाउट एक्सेलरेशन के यहां मैं मीनिंग समझाऊंगा आपको। जैसे लाइक हमने दो चार्ज लिया, एक चार्ज हम लेंगे यहां एक क्यूब, बिग क्यूब चार्ज को हमने ओरिजिन पर और इसको फिक्स किया है, फिक्स्ड है बिग की चार्ज ओरिजिन पर फिक्स्ड है। अगर ओरिजिन पर फिक्स है तो इसकी अपनी इंटेंसिटी भी है, हर डायरेक्शन में इसकी अपनी इंटेंसिटी, हर डायरेक्शन। हमने क्या किया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यूब, इसे हम इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कैरी करके लाएंगे। कौन कैरी करेगा? तो एक्सटर्नल एजेंसी, मीन्स मैं इसको कैरी करके लाता हूं, यहां से हम लेकर आ रहे हैं। देखो इंफिनिटी से हम क्यों लेते हैं? क्योंकि इंफिनिटी पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है। अब इस चार्ज को जैसे से मैं कैरी करके लाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में जैसे से एंटर ये करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको रिपेल करता रहेगा। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपेल करेगा, उसके अगेंस्ट में हम कैरी करते जा रहे हैं। अभी हम कैरी इसलिए कर रहे हैं ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ वीक है और एक्सटर्नल एजेंसी जो वर्क कर रहा है वो स्ट्रॉन्गर फोर्स से वर्क कर रहा है। हम इसको पुल करके यहाँ से यहाँ लाएं, तो यहाँ से यहाँ जैसे लाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगी, एक्सटर्नल एजेंसी को काउंटर कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंसी को काउंटर करते हैं। यहाँ लाएंगे और बढ़ गए, यहाँ लाएंगे और बढ़ गए, यहाँ लाएंगे तो और बढ़ गए, यहाँ लेकर आए। एक ऐसी पॉइंट हमें मिला है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिस डायरेक्शन में और एक्सटर्नल एजेंसी की फोर्स दिस डायरेक्शन में। तो एक ऐसे पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर आकर ये दोनों फोर्स एक दूसरे को काउंटर करने लगेगा। मीन्स जैसे हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ एक्ट नहीं कर रही थी, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एंटर करते जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है और एक्सटर्नल फोर्स को एक काउंटर करना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज हो रही है, एक्सटर्नल फोर्स को काउंटर करना चाह रहे हैं। बट क्या है, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे एक्सटर्नल फोर्स से कम है, इसलिए काउंटर कर रहा है लेकिन जीरो नहीं कर पा रहा। एक ऐसे पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर
ये दोनों फोर्स इक्वल आ गए, मीन्स F electrostatics is negative of F external force। जब ये नेट फोर्स जीरो होगा इसका मतलब एक्सेलरेशन चार्ज की जीरो होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से ये चार्ज पार्टिकल जो टेस्ट चार्ज है इसके पास में मूव कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। इस पॉइंट पर आकर नेट फोर्स जीरो होगी। तो अगर हम देखते हैं तो इस पॉइंट पर नेट फोर्स अगर जीरो हो गया, मीन्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ओवरकम करने लगा। तो इस पॉइंट पर जो एनर्जी होगी, दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि यहां पर आकर नेट फोर्स जीरो हो गया। तो इस पॉइंट पर आकर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम। तो अगर हम वर्क डन, इस पॉइंट पर दोनों फोर्स तो इक्वल है, तो दोनों फोर्स इक्वल होगा तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्योंकि इस पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है कि फोर्स दोनों सेम है, तो वर्क डन तो दोनों से सेम होगा, लेकिन दोनों अपोजिट है। यहां फोर्स दिस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट दिस डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ वर्क डन नेगेटिव होगा। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल एजेंसी से देखें तो डिस्प्लेसमेंट दिस डायरेक्शन में, अब फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी W मीन्स F एक्सटर्नल इनटू dr का डॉट प्रोडक्ट, या F इंटू dr, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटू dr। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो कैसे इस केस में, तभी हम डेफिनेशन में बोलते हैं विदाउट एक्सेलरेशन। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि विदाउट एक्सेलरेशन का क्या मीनिंग है, क्योंकि फोर्स जब भी हम चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आएंगे तो यहाँ जैसे जैसे इस रीजन में एंटर करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको काउंटर करना चाहेगा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बड़ी है तो ये इसको ओवरकम करते हुए फॉरवर्ड मूव करता जा रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको अपोज करते जा रहे हैं। एक ऐसी टाइम आएगा जिस पॉइंट पर आकर इसकी वेलोसिटी, जैसे हम गाड़ी में ब्रेक कैसे लगाते हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द ब्रेक, और ये चार्ज यहाँ मूव कर रहा है, एक्सेलरेट हम करा रहे हैं, एक्सेलेटर पर है। जब ब्रेक अप्लाई होगा तो धीरे धीरे आकर एक ऐसे पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, मीन्स बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो, तो एक बॉडी वो जो चार्ज पार्टिकल जो होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से या फिर रेस्ट में आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर आकर जैसे रुक गया, दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब हम आ जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल को, यहीं से हम डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक
एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा कोई टर्म नहीं होता, हमेशा जो टर्म होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस if the charge is second charge is at infinity। इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ला रहे हैं तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो डिफरेंस इन पोटेंशियल दिस इज इक्वल टू डिफरेंस इन पोटेंशियल दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो एक्चुअली पोटेंशियल कोई टर्म नहीं होता है, हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल के इक्वल होगा जब चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आते हैं। तो हम डिफाइन कैसे करते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from infinity to a given point without acceleration। अब यहां से आपको विदाउट एक्सेलरेशन का सिग्निफिकेंस समझना है। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P इज वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट अपॉन टेस्ट चार्ज। मीन्स ये फॉर्मूला हम तभी यूज करेंगे वर्क डन और चार्ज की वैल्यू हमें गिवन है। तो यूनिट क्या होगा, वर्क डन इज जूल पर कूलम और वोल्ट। It is a scalar quantity। It is a scalar quantity। अब यहीं से हम पोटेंशियल एनर्जी यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल। इफ Q यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स 1 होगा तो पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। यही हमने डेफिनेशन में लिखा, पोटेंशियल इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इफ द गिवन द टेस्ट चार्ज इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इसी में पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का डेफिनेशन सेम है। पोटेंशियल एनर्जी होता है सिस्टम ऑफ टू चार्जेज। जब एक Q अमाउंट के चार्ज को अगर हम इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाएंगे तो उससे जो वर्क डन होगा दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज डिनोटेड बाय U। अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the total charge from infinity to a given point without acceleration। इसका मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी दिस पॉइंट पर मैक्सिमम है। तो अगर हमने फॉर्मूला अभी लिखा पोटेंशियल दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, तो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी इन कॉमन टर्म में हम लोग वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी से ही डिनोट कर रहे हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू potential means potential difference into the charge and this is equal to potential energy। तो potential difference into the charge हमें चाहिए। तो अगर हमने V at P लिखते हैं work done from infinity to a given point upon test charge, तो work done is equal to potential at point P into charge in joule। अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो पोटेंशियल के लिए एक तो फॉर्मूला हमें नोन हो गई वर्क डन बाय चार्ज, दूसरा फॉर्मूला हम पोटेंशियल के लिए डिराइव करेंगे
This is the potential due to a point charge at a distance r, and this is equal to q upon 4 pi epsilon naught r. इसे हम डिराइव करने जा रहे हैं. तो इसे क्वेश्चन में डिराइव द एक्सप्रेशन for potential, electric potential or potential energy due to system of two charges. अगर हम इसको डिराइव करें, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, इसके लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे. हम डायग्राम से देखें, एक हमने चार्ज क्यू लिया, ये फिक्स चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज, और एक चार्ज क्यू इज द टेस्ट चार्ज विच इज एट इंफिनिटी. मींस जो फिक्स चार्ज है, दिस इज द फिक्स्ड. अगर फिक्स चार्ज है तो अपनी इंटेंसिटी, उसकी अपनी इंटेंसिटी हर डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन. इस चार्ज को हमें इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाना है. दिस P इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सोर्स चार्ज. हमने एज्यूम कर लिया कि एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में आएगा ये चार्ज, एक्सटर्नल एजेंसी इसको कैरी करके ला रहे हैं, जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज एंटर करेगी तो दिस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसे रिपेल करेगा. मींस फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिस डायरेक्शन. लेकिन चार्ज हमने dx डिस्प्लेसमेंट x डिस्टेंस, मींस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इसके बीच का एंगल है 180. तो अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट means dW, force of electrostatics dx, this is equal to dW, force of electrostatics dx cos of 180. This is equal to minus of Fe into dx, this is equal to dW. This is the work done. अब हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो dW और इसे हम इंटीग्रेट कर लें. दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इनटू dx फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस r. अगर हम इससे वर्क डन कैलकुलेट करें तो dW का इंटीग्रेशन W, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिस इज इक्वल टू, एक चार्ज है Q, दूसरा बिग Q है, big Q into a small q by 4 pi epsilon naught x square into dx from infinity to r. यहाँ से हम वर्क डन कैलकुलेट करें W, this is equal to minus of big Q into a small q by 4 pi epsilon 1 by x square into dx from infinity. This is equal to minus of big Q into a small q by 4 pi epsilon x minus 2 into dx from infinity. This is equal to minus of big Q into a small q by 4 pi epsilon x minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 from infinity to 1. And this is equal to minus of q into q
बाई 4πε। ये माइनस टू प्लस वन, माइनस वन और माइनस माइनस दिस इज इक्वल टू प्लस। अब x के पावर माइनस वन मीन्स 1/x फ्रॉम इंफिनिटी टू 1। दिस इज इक्वल टू dq into a small q by 4πε 1/r minus of 1 by infinity this is equal to 0। तो वर्क डन की वैल्यू, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी दिस इज इक्वल टू dq into a small q by 4πε means potential at any point p। अगर वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्ज अगर कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ तक डेराइव करेंगे। लेकिन अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज दिस इज इक्वल टू q अपॉन 4πε। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज q एट ए डिस्टेंस r। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं फिर इसे मिटा रहा हूँ। तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिलेगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहीं से हम डिराइव करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड potential gradient। This is also called potential gradient। इसके लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड करें। रिलेशन बिटवीन electric field and electric potential, and this is also called potential gradient। also called potential gradient। We know that dW this is equal to minus of F into dr। अभी हमने डेराइव भी किया था F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स into dr, मतलब dr इट में भी x डायरेक्शन और y डायरेक्शन और z डायरेक्शन कोई भी हम ले सकते हैं। अगर हम इसे लेते हैं तो Q into E into dr this is equal to dW, but we know that V this is equal to W by Q। अगर हम dV लेंगे तो dW by Q, तो dW divided by Q हम लेंगे तो this is equal to dW divided by Q minus of E into dr, and dW by Q this is equal to dV is minus of। तो यहां से रिजल्ट मिल रहा है E is minus of dV by dr। अगर इसी से तो E डिवाइडेड बाई dr मीन्स पोटेंशियल डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, जिसमें भी आप डिस्टेंस से डिवाइड करोगे दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। जैसे प्रेशर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस प्रेशर ग्रेडियंट, फोर्स डिवाइडेड बाई डिस्टेंस दिस इज कॉल्ड फोर्स ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम x डायरेक्शन में कैलकुलेट करें तो Ex इज माइनस ऑफ dV बाय dx। अगर हमें Ey चाहिए तो माइनस ऑफ dV y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। अगर हमें Ez चाहिए तो माइनस ऑफ dV बाय dv। अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो Ex I क्या, Ey j क्या,
ई जेड के मीन्स ई का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ई एक्स का स्क्वायर ई वाई का स्क्वायर ई जेड का स्क्वायर। यहाँ से हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हम क्वेश्चन इससे लेते हैं बैठ given v this is equal to x square plus of y square plus of z square. Find the electric field at 1, 1, 1 means x y z कोऑर्डिनेट हमें दिया। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x डायरेक्शन में लेना है तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt बाई dx मींस x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना मींस y एंड z आर कांस्टेंट, तो ये रिजल्ट आएगा डिफरेंशिएट करने पर माइनस ऑफ 2x। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में लेते हैं तो माइनस ऑफ dv बाई dy मींस यहाँ y वेरिएबल है मींस x एंड z आर कांस्टेंट माइनस ऑफ 2y। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dz और यहाँ z वेरिएबल हो गई मींस x एंड y आर कांस्टेंट माइनस ऑफ 2z। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन x y एंड z डायरेक्शन। x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट 1 z कोऑर्डिनेट 1 मींस ex की वैल्यू आ गई -2 ey की वैल्यू आ गई -2 और ez की वैल्यू आ गई -2। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 4 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 12 मीन्स 2 रूट 2। इसे कंटेंट इलेक्ट्रिक। अब हमें यहाँ से ये हमें रिलेशन मिल गए, इसी द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहीं से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि अगर हम कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होता है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। नॉर्मली कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। 0 क्यों होता है? क्योंकि चार्ज जो भी हम प्रोवाइड करेंगे वो सरफेस पर रिसाइड करेगा। तो सरफेस पर रिसाइड करेगा तो इनसाइड कोई चार्ज नहीं होगा, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये वैल्यू हम इसी रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड the conductor। तो अगर कंडक्टर के इनसाइड अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो अगर जो भी चार्ज हम प्रोवाइड करेंगे वो चार्ज सरफेस पर रिसाइड करेगा। अगर चार्ज सरफेस पर रिसाइड कर दिया तो इनसाइड कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं पोटेंशियल क्या होगा। तो वी नो दैट E is minus of dV by dr। Inside the conductor electric field is 0 is dV by dr means differentiation of constant term is 0 means V is constant means potential V is constant from center up to the सरफेस। अब इसी में तुम्हें पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करना है।
इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ, ये सेंटर है, स्मॉल आर इज इक्वल टू बिग आर, दिस इज द सरफेस आर, दिस इज द पॉइंट सरफेस, मीन्स सेंटर अप टू द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, बट ऑन द सरफेस इट्स वैल्यू इज मैक्सिमम and outside it is decreasing, E inverse of this. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का R के साथ डिस्टेंस के साथ एक ग्राफ। अब इसी में क्वेश्चन पूछता है, ये डॉटेड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से स्टार्ट हो रही है, मीन्स इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। अब क्वेश्चन ये है कि यहां से क्यों नहीं स्टार्ट हो रही, तो जीरो से मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम से, जिस पॉइंट से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज आउट होती है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ सरफेस से इमर्ज करेगा, तो सरफेस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, डिस्टेंस बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती है। तो अगर हम पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करते हैं, आर और यहाँ वी, स्मॉल आर इज इक्वल टू बिग आर, सेंटर, ये पॉइंट सेंटर लाइन है, सेंटर अप टू द सरफेस V इज कांस्टेंट, आउटसाइड V डिक्रीजिंग, V इनवर्स। तो ये कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ इन द केस ऑफ कंडक्टर ये हम ड्रॉ करेंगे। लेकिन इसी में क्वेश्चन ये पूछते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर। पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आते हैं, तो वो भी मैं अभी ड्रॉ करके बताऊंगा। ये सब क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जाता है, जेई में भी पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान से ये सब समझते चलना है। Like, draw the graph of electric field and electric potential due to a point charge at a distance r. Point charge से r distance पर क्वेश्चन होगा, draw the graph of electric field and electric potential with respect to r due to a point charge. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन लेंगे तो E इनवर्स ऑफ स्क्वायर, लेकिन अगर हम पोटेंशियल लेते हैं तो V इनवर्स ऑफ R। दोनों का हमें कंबाइंड ग्राफ प्लॉट करने के लिए आता है, ये R, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पोटेंशियल। फर्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्रॉ करेंगे, ये ग्राफ दिस नेचर। अब हम पोटेंशियल के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ज्यादा स्टीप होगा क्योंकि 1/r² का फंक्शन। दिस इज द combined graph of electric field and electric potential due to a point charge at a distance r. अब हमें क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट, और वहीं से हम डिराइव करेंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल का। एट एनी पॉइंट के लिए हम डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू आर हमें प्लॉट करेंगे। फर्स्ट हम डायग्राम ड्रॉ करें, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इसके लिए हम डायग्राम ड्रॉ करें। यहाँ हमने दो चार्ज लिए,
this charge is negative and this charge is positive. O is the center. हमने पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P पर कैलकुलेट करना. This P is at a distance r from the center. ये r डिस्टेंस. यहाँ से Q पॉइंट को मिला तो ये आएगा r1 और यहाँ से पॉजिटिव Q को मिला ये डिस्टेंस है r2. Like this r, dipole axis से थीटा एंगल फॉर्म करना है. हमने पोटेंशियल इस P पॉइंट पर कैलकुलेट करना है. अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूं तो ये नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे. टोटल लेंथ ऑफ द डायपोल इज 2a. हम 2a से इसकी लेंथ को डिनोट करेंगे. इसका मतलब दिस डिस्टेंस इज a, दिस इज इक्वल टू a है. This angle is theta, means this component is a cos theta. Similarly, यहाँ से एक perpendicular draw करें. This angle theta, this length is a, means this component is a cos theta. हमें potential P point पर calculate करना है. देखो ये R1, ये R हमें given है. R1 की वैल्यू R की टर्म में हमें चाहिए, तो इतना लेंथ हमने एक्सटेंड कर दिया. R में a cos थीटा ऐड कर दिया था R1 के इक्वल. R में a cos थीटा माइनस कर दिया था R2 के इक्वल. मींस R1 की वैल्यू अगर हम यहाँ से लें तो R1 होगा R प्लस a cos थीटा एंड R2 दिस इज इक्वल टू R माइनस R. मींस हमें पोटेंशियल P पॉइंट पर कैलकुलेट करना है. V at P, potential is a scalar. V at P due to A. V at P due to P. P पर due to A. यहाँ पर इसे A मार्क कर रहे हैं, इसे हमने B मार्क कर दिया. V at P due to A minus of Q by 4 pi epsilon R. B से तो plus Q by 4 pi epsilon R. This is equal to Q by 4 pi epsilon 1 upon R2 minus of 1 by R2, and this is equal to Q by 4 pi epsilon. R2 की वैल्यू है R से a cos थीटा माइनस और R1 की वैल्यू है R में a cos थीटा ऐड कर. And this is equal to Q by 4 pi epsilon. A minus B, A plus B. A square minus of B square. LCM. This into this का प्रोडक्ट है. तो अगर this से this को हम डिवाइड करें तो ये बचेगा R plus A cos थीटा माइनस this से this को डिवाइड R माइनस a cos थीटा. अगर हम इसे एक्सपैंड करें तो ये आ जाएगा V at any point P, this is equal to Q by 4 pi epsilon naught. अगर हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो R से R कैंसिल होगा तो ये बचेगा 2a cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर और Q इंटू 2a इज P cos थीटा बाय 4 pi epsilon R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर. This is the expression for electric potential due to an electric dipole at any point. अब इसमें हम ले सकते हैं, अगर हम शॉर्ट डायपोल लेते हैं, शॉर्ट डायपोल और आइडियल डायपोल, इट मीन्स R स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A स्क्वायर. इस टर्म को हम नेग्लेक्ट करें. V at P मीन्स P cos थीटा अपॉन 4 pi epsilon R.
हमें केस इसमें लेना है एक्सियल लाइन पर, ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का मतलब है ये P पॉइंट इस एक्सिस पर लाई करेगा, मीन्स ये ऐसे टर्न हो गए, मीन्स थीटा की वैल्यू 0, थीटा दिस इज इक्वल टू cos 0 is 1, V axial this is equal to P upon 4 pi epsilon r on the equatorial line. Equatorial means perpendicular to the bisector of the axis. जो एक्सिस पास करे, एक्सिस है जो डायपोल उसको बाइसेक्ट करते हुए इसके परपेंडिकुलर, मींस थीटा दिस इज इक्वल टू 90, तो V इक्वेटोरियल एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है? नेक्स्ट हम आएंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल एनर्जी में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज सिस्टम अगर हमें गिवन है तो उससे हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अगर दो चार्ज हमने ले लिया, उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लेस करें तो उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें। देखो एक्सप्रेशन देखने से बहुत कुछ समझ में तो आएगा नहीं, फिर फाइनली क्या है उससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हें वो क्लियर हो जाएगा। जो हम एग्जाम्पल के 2.5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो अपने न्यूमेरिकल वाले वीडियो में, उससे आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में का न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम थ्योरी के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड में कभी थ्योरी भी पूछ लेता है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक लाइक हमने दो चार्ज सिस्टम Q1 और Q2 एंड दिस इज द ओरिजिन। ओरिजिन से Q1 हमने लिया R1 डिस्टेंस और Q2 ले रहे हैं R2 डिस्टेंस, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने टू चार्ज सिस्टम को रखा और इससे हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट पोटेंशियल दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज Q1 एट डिस्टेंस R1 कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज इक्वल टू U1 Q1 V ऑफ R1 पर हम वेक्टर ले रहे हैं क्योंकि R इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोटेंशियल पर वेक्टर नहीं है इसलिए कंफ्यूज नहीं करना। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये R मींस V इज द फंक्शन ऑफ R। जैसे हम V पोटेंशियल के लिए क्या फॉर्मूला लेते हैं KQ by R, तो हम लिख सकते हैं V इज द फंक्शन ऑफ R, दिस इज इक्वल टू KQ। तो सेम V हमारा R का फंक्शन है, R इज द डिस्टेंस जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना। सेम दूसरा हम लेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज Q2 at a distance R2 is equal to at a distance R2 and this is equal to U2 is equal to Q2 V of R2. Potential energy due to system of two charge, due to the system of two charges,
एज U3, ये तो जनरल है, विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 into Q2 by 4 pi epsilon R1 plus R2। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी लेंगे U net this is equal U1 plus of U2 plus of U1 is Q1 V of R1, U2 is Q2 V of R2 plus U3 this is equal to Q1 into Q2 by 4 pi epsilon R1 plus। This is the net potential energy due to external electric field। अब हम आएंगे डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस which is very very important। नेक्स्ट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें ड्रॉ करने के लिए दिया होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द सरफेस एट ईच एंड एवरी पॉइंट हैज इक्वल पोटेंशियल। द सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम डिफाइन करें, द सरफेस at each and every point has equal potential। Like अगर हम एक स्फेरिकल बॉडी लाइक ए पॉइंट चार्ज क्यों, एक पॉइंट हमने लिया ये A, दूसरे पॉइंट ले रहे हैं B, यहाँ ले रहे हैं C, यहाँ ले रहे हैं D, ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस मीन्स V। अगर हम Q चार्ज से A की पोटेंशियल देखते हैं या Q से B का पोटेंशियल, C का पोटेंशियल, D का पोटेंशियल, तो हर का पोटेंशियल सेम होगा। मीन्स VA VB के इक्वल इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू VD, दिस इज इक्वल टू KQ by R। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे VB माइनस ऑफ VC VB माइनस ऑफ VC या VC माइनस ऑफ VB, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू द चार्ज, जिस चार्ज को हमें कैरी करना है, डिस्प्लेस करना है A से B तक, तो 0 इंटू Q दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है वर्क डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल सरफेस इज 0। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन की वैल्यू 0। तो एक क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड and equipotential surface are always perpendicular। क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। लाइक वी नो दैट, देखो इसका प्रूफ करने का दो मेथड है। फर्स्ट
फर्स्ट मेथड, दिस इज कॉल्ड सस्ता मेथड. अगर हम वी नो दैट dv माइनस ऑफ e इंटू टी इंटू कॉस थीटा ऑन द equipotential surface, on the equipotential surface dv की वैल्यू जीरो होगा. पोटेंशियल डिफरेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जीरो होती है. तो अगर ये जीरो होगा तो जीरो दिस इज इक्वल टू ई डी आर कॉस थीटा. अगर इक्विपोटेंशियल बन रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता. डी आर लेंथ ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी जीरो नहीं हो सकता. तो एक ही पॉसिबिलिटी है कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू जीरो. इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 90 डिग्री. एक तो मेथड ये है. सेकंड मेथड, वी नो दैट अगर हम सेकंड मेथड से आए, हमने एक कोई भी एक सरफेस कंसीडर किया और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में दिया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट, वन इज द नॉर्मल कंपोनेंट एंड सेकंड इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट. जब भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन होगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनेगा. वन इज कॉल्ड टेंजेंशियल एंड सेकंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल कंपोनेंट. इफ देयर इज ए नॉर्मल कंपोनेंट, इफ देयर इज ए टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंजेंशियल कंपोनेंट है तो इस सरफेस में जो चार्ज होगा उस पर फोर्स एक्ट करेगा और वर्क डन होगा. देन दिस कंपोनेंट will apply force on the charged particle and there will be some work done. But on the equipotential surface, work done is zero. Therefore, no tangential component of electric field exists. Then only one component is the normal. अब इसमें आता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस. ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस. बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए.
लाइक फर्स्ट लेंगे ड्रॉ, यहाँ पर हेडिंग डालना है, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फर्स्ट ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट्स प्लस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमर्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल। अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स आ तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ टर्मिनेट तभी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक स्फेरिकल। थर्ड केस में अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव चार्ज, तो अगर हम देखें तो इंडिविजुअल को देखेंगे तो कंसेंट्रिक सर्कल बन जाएगा, लेकिन ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो इसका मतलब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो इस शेप का बनेगा, ऐसे शेप की बनेगी, ऐसे शेप की बनेगी, ऐसे शेप की, ये शेप, ऐसे शेप मीन्स ये अट्रैक्ट हो रहा है सेंटर, मीन्स ये लाइंस ऑफ फोर्स के बीच का सेपरेशन कम होगा, आउटर सेपरेशन बढ़ेगा। फोर्थ केस अगर दो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो इसके सेंटर कॉन्साइड करेगा। लाइक कॉन्साइड नहीं हम बोल सकते हैं कि दोनों चार्ज मिलकर एक चार्ज की तरह एक्ट करेगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये अंदर की सेपरेशन बढ़ेगी और आउटर सेपरेशन कम होगा। ये बने, ये बने, ये बने और ऐसे ये प्लेन बनेगा, ऐसा बनेगा। इसका रीजन क्या है, ये ऐसे हम क्यों ड्रॉ किया कि दोनों सेम नेचर का है। तो अगर इमेजिन करें अगर सिंगल चार्ज होगा तो यही कंसेंट्रिक सर्कल होगा, अब इसका भी कंसेंट्रिक सर्कल मिलेगा और ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहा है, तो ऐसा एक प्लेन बन जाएगा। अगर इसमें पूछा जाएगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस दो सेम नेचर के चार्ज के बीच में, या मतलब सेम नेचर में मीन्स अपोजिट में, ये धीरे धीरे तुम देखोगे टच करते हुए जाएगी और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक प्लेन बन जाएगा। अब प्लेन जो होगी ये डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर, डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट से जाएगा ये प्लेन। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी है कि अगर डायपोल से इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्लेन बनेगा, इसके रीजन क्या है कि ये एक दूसरे को फाइनली यहाँ आकर एक टेंजेंट बन जाएगा, ये ऐसे टेंजेंट, यहाँ आकर ये ऐसे टेंजेंट बना, यहाँ पर भी एक दूसरे को टेंजेंट होता जाएगा और ये दोनों तो एक कंबाइंड हो सकता है। अगर कंबाइंड दोनों चार्ज होता तो कंसेंट्रिक सर्कल होता, तो सेम नेचर का है चार्ज, तो दोनों का कंसेंट्रिक कंबाइंड होकर ये ऐसे शेप डिजाइन, ऐसा शेप फॉर्म। नेक्स्ट फिफ्थ, ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, यूनिफॉर्म मीन्स इक्वल मैग्नीट्यूड, हर एक लाइन्स ऑफ फोर्स के बीच का सेपरेशन भी सेम, तभी हम इसे यूनिफॉर्म कहते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज प्लेन शीट, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ प्लेन शीट, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ प्लेन शीट। और यूनिफॉर्म है तो हर की पोटेंशियल सेम होगा, V1 V2 के इक्वल इज इक्वल टू V2।
अदरवाइज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज हो। अगर इसी में हम नॉन यूनिफॉर्म के लिए लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो शेप तो ऐसे ही बनेगी, प्लेन शीट ही बनेगी, लेकिन पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। अदरवाइज इन नॉर्मल केस में हम क्या बोलते हैं कि यूनिफॉर्म है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तो प्लेन शीट है और हर एक प्लेन का पोटेंशियल सेम है। सिक्स केस ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक equipotential surface is a plane V1, V2, plane sheet और V1 ग्रेटर देन V2, V2 ग्रेटर देन। तो नॉर्मली यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ तक हमें है। इसके बाद हमें जो करना है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कैपेसिटेंस से मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट।